हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में न्यूमेरिकल्स को बना रहे हैं और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको सिखा रहे हैं। हालांकि देखिए इसमें कंसेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा वाइड रेंज का नहीं है। फ्लक्स में चेंजिंग होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। इसी में एवरेज ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ है। जैसे देखिए यही क्वेश्चन है, कह रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 50 जो है ना 50 बार तार इस पर वाइंडिंग किया गया है और इसका रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लूप। तो देखो ये लूप है तो सर्कुलर लूप में यही ना एक्सिस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है, मतलब कि समझ लो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है या इनवर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि एक्सिस इधर है तो इसके पैरेलल तो ये भी डायरेक्शन इनवर्ड भी होगा। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड ले लिए आउटवर्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब क्या किए कि इसी लूप को जो है इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट कराए। समझा ना? सर्कुलर लूप है। अच्छा रुको देखते हैं। देखो जी ये सर्कुलर लूप है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अभी इस तरह से रखा हुआ है। अब इसको रोटेट कराने लगे तो सोचो इसका जो एरिया वेक्टर अभी इधर है कुछ देर में इधर होगा। कह रहा है क्या कि 60 डिग्री के एंगल से रोटेट किया, कितने टाइम में? 0.10 सेकेंड में। तो ये स्टार्ट में तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही एरिया वेक्टर, तब तो बीच का एंगल 0, और बाद में ये लूप 60 डिग्री के एंगल से रोटेट किया तो एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड तो जिधर है वो तो उधर ही रह गया, तो बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक, तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज ईएमएफ बतलाओ, फाइंड एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अब इसी क्वेश्चन में कह देगा find amount of flow of charge if resistance of the coil is 4 ohm। तो खैर अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वाला काम तो आप पहले भी किए हुए। चलो जी एवरेज ईएमएफ निकालना है और का फर्स्ट पार्ट। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स तो जिधर बी उधर ही एरिया, तो बी ए कॉस 0 और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फ्लक्स हो गया b एरिया पाई ए स्क्वायर इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स तो बी ए कॉस 60 डिग्री इंटू n cos 61/2 हाफ बी पाई ए स्क्वायर इन। एवरेज ईएमएफ तो आप जान रहे हैं एवरेज ईएमएफ निकालना है तो स्टैंडर्ड मेथड तो यही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन आप जान रहे हैं कि माइनस में भी अगर आए तो मॉड लेकर के प्लस कर लेना, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है। देखो जी फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स हाफ बी पाई ए स्क्वायर इन, इनिशियल हो गया बी पाई ए स्क्वायर इन डिवाइडेड बाय टाइम। तो एवरेज ईएमएफ क्या हुआ? तो देखो जी ये भी निगेटिव आएगा ना, और आगे माइनस से माइनस माइनस प्लस, तो हाफ देख लो जी बी पाई ए स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय टाइम। देख लो क्वेश्चन में सब कुछ मालूम है ना, बी मालूम है, साइड लेंथ रेडियस मालूम है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है, टाइम मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे एवरेज ईएमएफ निकलेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ना अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा,
तो सिखाए थे ना, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब भी पूछे ना तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, और ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, डायरेक्ट बन जाता है। यानी कि अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पूछ रहा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो फाइनल से इनिशियल को माइनस करोगे तो चेंज इन अच्छा लिख दे रहे हैं, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स बाई टाइम। ठीक, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, इससे इसको माइनस करोगे तो आएगा तो निगेटिव में, लेकिन हमको निगेटिव बोलना नहीं, हमको तो पॉजिटिव बोलना है। तो चेंज इन मैग्नेटिक प्लस हाफ बी पाई ए स्क्वायर एन। एक मिनट, फ्लो ऑफ चार्ज जब पूछे ना तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाई रेजिस्टेंस करना, टाइम नहीं, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना। ठीक, बस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए। आगे माइनस भी आया, यहाँ मॉड ले लिए हैं, मतलब कि जो भी बोलना है वो पॉजिटिव वैल्यू बोलना है ना। तो बस यही आंसर हो, कुछ इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक ना, अब वैल्यू पुट कर लेंगे क्योंकि उसमें हम लोग का टाइम वेस्टिंग हो। चलिए नोट किया जाए। देखिए क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर कॉइल है, मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है। ठीक ना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के पैरेलल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बना है। अब ये जो है अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट करने लगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक ना, अब ओमेगा रेडियन पर सेकंड में दे देगा, अगर रिवोल्यूशन पर सेकंड में दिया है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन पर सेकंड में बदलेगा। मान लो इसका रेडियस दे दिया है ए, अब ये रोटेट करने लगा। तो सोचो कोई भी बॉडी जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है ना तो टी टाइम में, देखो जैसे मान लो यही कॉइल है, समझो सर्कुलर कॉइल है, एरिया वेक्टर इधर है, आई रोटेट करने लगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदलने लगेगा ना। तो अभी इधर है तो टी टाइम में ओमेगा टी एंगल से वो रोटेट करेगा। ठीक ना, अभी एरिया वेक्टर इधर है, टी टाइम के बाद ओमेगा टी एंगल से तो बोलेंगे क्या कि टी टाइम के बाद एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। अभी तो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इन फंक्शन ऑफ टाइम। Also find maximum induced EMF। ठीक, तो क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे। तो ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट एट t इक्वल टू 0 magnetic field is parallel to the axis of coil। है ना, चलो इतना तो मालूम है। एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, स्टार्ट में यही है, लेकिन ये कॉइल रोटेट करने लगा। चलो भाई कॉइल रोटेट करने लगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह से, तो बोलेंगे आफ्टर टाइम टी, देखो ठीक ना, इसका सॉल्यूशन देखो, आफ्टर टाइम टी द एंगल बिटवीन magnetic field and area vector is omega into t।
है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, यानी 1 सेकेंड में ओमेगा एंगल से वो रोटेट कर रहा है, तो टी टाइम में ओमेगा इंटू टी से रोटेट किया। तो देखो तो एंगल कितना, एंगल तो ओमेगा टी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बोलेंगे कि फ्लक्स जो होता है वो होता है B डॉट एरिया, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। टी टाइम के बाद BA cos थीटा, थीटा के जगह ओमेगा टी इंटू n, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया BAN cos ओमेगा टी। देखो फ्लक्स टाइम के टर्म में आ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो जानते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस आगे लगा दो BAN, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होगा, और टी में मल्टीप्लाई ओमेगा से है तो ओमेगा को बाहर लाएंगे और कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। तो देखो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया BAN ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक ना। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सोचो तो देखो ये ईएमएफ साइनोसाइडल है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ना अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा ही ईएमएफ डेवलप होता है, तो इसलिए ये जो ईएमएफ है ना टाइम वेरिंग होता है। अगर इस ईएमएफ का ग्राफ खींचोगे ना तो ग्राफ ऐसा आता है, ईएमएफ और टाइम का ग्राफ, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ ऐसा ही ना होता है, हाफ टाइम तक ही पॉजिटिव आएगा, हाफ टाइम तक निगेटिव, यानी हाफ टाइम तक अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो हाफ टाइम तक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसे भी सोचो ना, जब ये रोटेट करता है तो एंगल बढ़ते घटते रहता है ना, तो कभी फ्लक्स बढ़ता है कभी घटता है, जब समझ रहे हो आप, फ्लक्स जब बढ़े घटेगा तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो ये आगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक में पढ़ेंगे और उसी में एसी जनरेटर भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी में पूछा जाए कि मैक्सिमम ईएमएफ क्या होगा, तो देखो साइन का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है, तो यही मैक्सिमम हो गया BAN ओमेगा। इसी में अगर कह देता कि रेजिस्टेंस R है, करंट क्या होगा, तो करंट होता है ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, और यही हो गया मैक्सिमम ईएमएफ, जिसको हम लोग E0 से भी डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो बोल देते E0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R, तो E0 बाई R को हम लोग I0 बोलते हैं, I0 साइन ओमेगा टी। यही हो गया अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। मतलब कि अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना है, ऐसा करंट प्रोड्यूस करना है जो हाफ टाइम तक क्लॉकवाइज और हाफ टाइम तक एंटी क्लॉकवाइज रहे, तो बस एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में लो और उसको रोटेट कराओ। इसी कंसेप्ट पर एसी जनरेटर भी काम करता है, लेकिन खैर अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ इस पर बेस्ड, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। आइए इस क्वेश्चन को देखें। एक ट्रायंगुलर लूप है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, फील्ड यूनिफॉर्म, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे इस बोर्ड पर मौजूद है। तो सोचो अगर इसको इधर मूव कराएंगे तो लूप का ना एरिया बदलेगा, ना मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदलेगा, बस यहाँ के बजाय यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और फील्ड तो हर जगह है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बतलाव इस लूप में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, है ना। इस लूप में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। चलो
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, द सेगमेंट BC, BC में कितना ईएमएफ डेवलप होगा। तो सोचो, पढ़े हो ना मोशनल ईएमएफ, कोई रॉड जब भी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। और उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, BLV, बशर्ते कि L और V परपेंडिकुलर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, BLV फॉर्मूला तो सेट करेगा। लेकिन ये सोचो कि इसमें जो बैटरी बनेगा, V इधर B बाहर, यानी पॉजिटिव नीचे, यानी कि ये जो BC है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल नीचे दिखाना होगा, नेगेटिव ऊपर दिखाना होगा। तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा इस BC में, ये ईएमएफ हो गया BLV, L के जगह BC इंटू V, बस हो गया, BC इंटू V। अब चलो अगला में क्या कह रहा है जी, इन द सेगमेंट AC, तो AC का तो वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है, तो बोलेंगे क्या कि वेलोसिटी पैरेलल हो गया लेंथ के, इसलिए इसमें तो ईएमएफ 0 हो जाएगा, AC में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो। अब रह गया बात AB का, तो AB में कितना ईएमएफ होगा। तो सोचो AB ऐसे, थोड़ा सोचो, AB ऐसे है ना, AB का वेलोसिटी चलो इधर है, पूरा लूप ही इधर भाग रहा। तो सोचो ये जो वेलोसिटी है क्या इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, नहीं, लेंथ ऐसे है, परपेंडिकुलर इधर ना होना चाहिए, यानी हमको पता लगाना पड़ेगा इधर वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर भी कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा, यानी कि अगर हम लोग AB में ईएमएफ देखेंगे तो B, L के जगह तो AB हो गया, अब वेलोसिटी हो गया V साइन थीटा, तब BAB V साइन थीटा। बोलो साइन थीटा क्या लिखें, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC बाई AB, देखो AB कैंसिल हो गया, BC V, मतलब क्या, BC V मतलब कि जितना ईएमएफ इस BC में डेवलप होगा उतना ही ईएमएफ इस AB में भी डेवलप होगा। यानी कि अगर हम लोग बैटरी बनाएं तो बोलेंगे क्या कि इस पार्ट में तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, लेकिन इसमें जितना ईएमएफ डेवलप होगा उतना ही इसमें, निकाल करके देखे दोनों का वैल्यू सेम आया। और अब सोचो इस तरह का दो बैटरी अगर बना रहे तो ये बैटरी चाहेगा कि करंट कैसा हो, क्लॉकवाइज, ये बैटरी क्या चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट करंट क्या होगा, 0, क्योंकि नेट ईएमएफ 0, क्योंकि दोनों ईएमएफ सेम ना है। बोलो तो चलो आंसर तो आ गया, नोट किया जाए। देखो जैसे क्वेश्चन में कहा गया एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक ना, सेमी सर्कुलर वायर है, चलो यही इसका डायमीटर है, रेडियस दिया हुआ है r, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और पूरा वायर v वेलोसिटी से इधर चल रही। पूछा जा रहा है इस वायर में कितना ईएमएफ डेवलप होगा। देखो ये वायर का शेप कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वायर किसी भी शेप का हो, माइंड में ये सोचो इसके ये एंड और ये एंड को स्ट्रेट लाइन से मिला दो। माइंड में सोचो कि हमारे पास 2r लेंथ का वायर है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन यही कह रहा है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन the two ends of
द सेमी सर्कुलर वायर तो कितना हो गया B, L के जगह 2R इंटू V है ना, BLV हो गया, L के जगह 2R लिख दिया। समझ गए? अब चलिए सपोज करो इसी क्वेश्चन को ऐसे कह दिया, सेमी सर्कुलर लूप है, इसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं। आप बतलाओ EMF क्या होगा, रेडियस इसका r है, बोलो तो अब क्या बोलेंगे, EMF कितना इंड्यूस हुआ? तो बोलेंगे देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो समझ लो लेंथ के पैरेलल ना वेलोसिटी है, और लेंथ के पैरेलल जब वेलोसिटी है मतलब माइंड में इसके शेप को मत लो, इस एंड से इस एंड को मिला लो, समझो स्ट्रेट वायर, तो इंड्यूस EMF क्या हो गया, 0। मतलब सेम क्वेश्चन में अगर इंड्यूस EMF पूछा गया इन दोनों एंड के बीच में और अगर ऐसे मूव करा दिया गया, यानी यहीं पर अगर हम ऐसे मूव करा देते तब इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाता, 0 हो जाता है ना। तो चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए। देखें क्वेश्चन है कि लॉन्ग वायर, इसमें I करंट का फ्लो हो रहा और यहां से A डिस्टेंस पर L लेंथ का एक कंडक्टिंग रॉड को रख दिया और ये रॉड जो है v वेलोसिटी से इधर भागने लगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द टू एंड्स P एंड Q, या मोशनल EMF जो भी कहो, मोशनल ही लिख दे रहे हैं, मोशनल EMF। देखो ये जो लॉन्ग वायर है उसके राइट हैंड साइड में ये रॉड है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होगा, और जानते हो EMF का फॉर्मूला BLV होता है, L इधर V इधर, बीच का एंगल 90, वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, BLV फॉर्मूला तो बराबर का सेट हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि B के जगह लिखे क्या, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे P के पास तो μ0I/2 पाई है, यहाँ देखेंगे कुछ और, यहाँ देखेंगे कुछ और, यहाँ से यहाँ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बदलते जा रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो तो बदलते जाएगा, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट में इंड्यूस्ड EMF को निकाले, तो B dx इंटू V, BLV होता है ना, L के जगह dx इंटू V, B का वैल्यू कितना, तो μ0I/2πx dx इंटू V, μ0I/V डिवाइडेड बाई 2π 1/x dx का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन काहे करना पड़ रहा है, तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फील्ड बदलते जा रहा है, तो हमने पहले एक स्मॉल एलिमेंट में EMF निकाले, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट EMF निकल जाएगा। तो देखो तो क्या आ गया, μ0I/V/2π 1/, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक दें, तो देखो P से Q तक जाना है, P पर रहेगा तो x a के इक्वल, Q पर पहुँच गए तो a+L हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है, a से a+L, μ0I/V डिवाइडेड बाई 2π log a+L,
माइनस लॉग ए, क्या हो गया, म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉग ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए। क्या हो गया जी, म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉग 1 प्लस एल बाई ए। बस 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 बन गया, और क्या। तो देखो ये हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ फील्ड अलग है, तब तो जाहिर है वहाँ इंटीग्रेशन करके बनाना पड़ेगा। चलिए इसको भी नोट करें। हाँ जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में मौजूद है, ठीक ना। ये जो पोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है जिसका लेंथ 32 सेंटीमीटर है और ये जो लेंथ है ना वो 8 सेंटीमीटर है। आप इसके इस साइड को एक फोर्स लगा करके पुल कर रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि ये लूप जो है कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक ना। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका वेलोसिटी बढ़ घट नहीं रहा। तो क्वेश्चन है कि बतलाव ये कांस्टेंट स्पीड क्या होगा, फाइंड दिस कांस्टेंट स्पीड। सेकेंड क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगला क्वेश्चन है सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक। चलिए आइए थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन में और भी दे दिया है कि पूरे लूप का रेजिस्टेंस 2 ओम है, पूरे का 2 ओम, ठीक। पहले तो माइंड में ये लाइए कि मुझे ये पता लगाना है कि फोर्स लगने के बावजूद भी इसका स्पीड कांस्टेंट क्यों। तो सोचो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट जाए तो उसका मतलब होता है नेट फोर्स 0, कारण कि केवल यही फोर्स लगेगा तब तो एक्सलेशन आ जाएगा और ये फास्ट होते जाएगा। मतलब कि जितना आगे फोर्स लग रहा है जरूर कोई उतना ही फोर्स पीछे लग रहा होगा, तब ना नेट फोर्स 0 होगा। तो बिल्कुल, तो पहले ये सोचो इधर जब खींचोगे तो फील्ड से बाहर निकलेगा ना, फील्ड से बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। फ्लक्स जब घटेगा तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो एग्जिस्टिंग फील्ड को सपोर्ट करेगा, यानी इसमें कैसा करंट का फ्लो होगा, तो क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होगा, एग्जिस्टिंग फील्ड को सपोर्ट करना, ठीक। ये तो हम लोग समझ गए। दूसरा तरीका ये भी सोचने का है कि मोशनल ईएमएफ हम लोग जानते हैं, इस रॉड में तो ईएमएफ डेवलप होगा नहीं क्योंकि ये फील्ड में है नहीं। आज इस दोनों में भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है। तो इस रॉड में ईएमएफ डेवलप होगा, बैटरी बनेगा, भी इधर भी अंदर, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, निगेटिव टर्मिनल नीचे। यानी कि इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, समझ लो यहाँ बैटरी है, ठीक। देखो जी बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, तो BLV, इतना तो जान रहे हो, BLV हो गया। जाहिर है बैटरी में करंट का जो फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, तो जाहिर देख लो ऐसे भी क्लॉकवाइज आ गया। देखो रेजिस्टेंस दे दिया है पूरे लूप का, ठीक ना, ये लूप का रेजिस्टेंस। तो पूरे लूप का लेंथ कितना है जी, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 40 80 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो 8 सेंटीमीटर का क्या होगा, है ना। सोचो तो 2/80 इंटू 8 यानी 0.2 ओम हुआ क्या। यानी माइंड में समझो कि ये जो साइड है ना इसका रेजिस्टेंस है
0.2 मतलब समझो ना कि एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल में कितना आ गया 0.2। इसका भी रेजिस्टेंस देखेंगे तो 0.2। ठीक है, अब बतलाओ कहा जाएगा इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो बोलेंगे भाई 80 सेंटीमीटर का तो 2 ओम है, तो 32 का क्या होगा, तो देख लो कितना हो गया, तो 0.8 ओम हो गया, तो 0.8 ओम, चलो 0.8 ओम। ठीक ना, मतलब कि इस क्वेश्चन को एक सिंपल बैटरी वाला जो सर्किट का प्रॉब्लम होता उसमें बदल दिए, है ना, एक सिंपल क्वेश्चन में बदल दिए। लेकिन वो सब बात सही है, लेकिन मेन तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ये कांस्टेंट स्पीड से जा क्यों रहा है। तो बोलेंगे देखो अगर आगे एफ फोर्स लग रहा है, एफ का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पीछे कौन फोर्स लगेगा। तो देखो ये वाला साइड तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, साइड CD तो फील्ड से बाहर है, तो इस पर तो कोई फोर्स लगने का सवाल नहीं है। इस पर अगर देखें, याद करो IL क्रॉस B हम लोग पढ़े थे ना फोर्स, ये करंट कैरिंग वायर को फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है। तो देखो I इधर B अंदर तो फोर्स इधर, इस पर देखो I इधर B अंदर फोर्स नीचे, तो ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। लेकिन इस पर सोचो I इधर B अंदर फोर्स इधर, यानी इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। और सोचो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि F जो है मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। तो देखो जी बोलेंगे फॉर कांस्टेंट स्पीड अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कितना हो गया I, इसके लेंथ को अगर हम लोग L बोले, ILB, ठीक। और I का वैल्यू क्या लिखें जी, तो I तो आप जान रहे हैं EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो E बाई R LB। E का वैल्यू कितना BLV, तो देखो BLV डिवाइडेड बाई R इंटू LB। मुझे वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है वेलोसिटी का या कहो स्पीड का, तो F इंटू R डिवाइडेड बाई B स्क्वायर L स्क्वायर, बस बन तो गया। क्या रखें F का वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -5, रेजिस्टेंस कितना, तो 2 ओम डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.2 टेस्ला, L स्क्वायर लेंथ तो 8 सेंटीमीटर है, 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर। ठीक ना, इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये हो गया 6.4, नीचे में देख लो 8 का स्क्वायर तो 64, 0.2 का स्क्वायर 0.04, ऊपर में 10 टू दी पावर -5, नीचे हो गया 10 टू दी पावर -4। देख लो कितना आ गया जी, ये 6.4 है, डिवाइड करेंगे तो ये 1/10 हो गया क्या, है ना, 10 टू दी पावर -5, अच्छा -4 -1 हो गया, यानी ऐसा करो ना इसको, ये 10 टू दी पावर -1 है तो 1/10 यानी 0.4 हो गया। ठीक ना, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, देखो तो V कितना आ गया 1/4 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को सेंटीमीटर में बोलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो 25 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन का एक पार्ट तो बन गया, ये तो समझ गया ना कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसलिए जा रहा है
कि इधर जो अप्लाइड फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है कौन, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो पहले तो इसको लिख लिया जाए। अब हम लोग क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसको देखते हैं। क्या पूछ रहा है, VA माइनस VB। सोचो अगर A से B तक जाओगे, ठीक ना, इसी को ना ये बोले हैं BCD, तो बैटरी भी मिलेगा और रेजिस्टेंस भी मिलेगा। और बैटरी का EMF जो मिलेगा BLV, B का वैल्यू 0.2 टेस्ला है, लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 × 10⁻⁻² मीटर, और वेलोसिटी जो आया है 1/4 मीटर पर सेकेंड। देखो इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया, 0.4 10⁻² वोल्ट, है ना, या 0.004 वोल्ट जो कहो है। चलो यहीं तक लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगर पूछा जाए करंट क्या होगा, तो करंट का वैल्यू EMF बाई रेजिस्टेंस है, तो 0.4 × 10⁻²। रेजिस्टेंस कितना, तो टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम। देख लो कितना आ गया, 0.2 × 10⁻² एम्पियर, है ना। I भी हम लोगों को पता चल गया, EMF भी पता चल गया। अब क्वेश्चन का B पार्ट, VA माइनस VB निकालना, तो A से B तक चला जाए, ठीक ना, A से B तक चला जाए, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो IR1 अब माइनस E, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिला -E। I कितना है जी, 0.2 × 10⁻², और R1 कितना है, 0.2। EMF कितना, तो देख लो ना EMF कितना है, 0.4 × 10⁻²। देख लो ये कितना आ गया, 0.2 × 0.2, 0.04 -0.4, ठीक ना, 0.40 भी लिखे तो कोई बात नहीं है, क्यों बात है, 10⁻² वोल्ट, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -0.36 10⁻² वोल्ट, है कि ना। अब जो है क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में कह रहा VC माइनस VD क्या हो, तो देखो C से D तक आएंगे तो बैटरी तो है नहीं, तो सीधे बोल देंगे I × 0.2, और I कितना है, तो I है 0.2 × 10⁻² × 0.2, यानी 0.04 10⁻² वोल्ट, ठीक है ना। बस यही आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लें। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2 ठो जो है ना थिक स्ट्रिप है, रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है। देखो जब थिकनेस बोला जाए ना तो ऐसा समझा जाता है कि उसका कोई अपना रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कि जनरली थिक वायर वर्ड यूज ही किया जाता है कि जिससे कि उसके रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर सको। माने रेजिस्टेंस तो होता है, बहुत कम रहता है, इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं। कह रहा है ये दोनों जो रेल है, कंडक्टिंग रेल है, थिक रेल है, इसको कनेक्ट करने वाला 19 ओम रेजिस्टेंस है, और इस रेल पर 2 ठो ये रॉड जो है P1 Q1 और P2 Q2 स्लाइड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन 19 ओम रेजिस्टेंस। 19 ओम रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इफ बोथ द वायर्स मूव्स टुवर्ड्स राइट। दोनों वायर अगर राइट में मूव कर रहा हो तो इसमें करंट क्या होगा।
और रॉड का वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिए हुए है। इसके अलावे कह रहा अगर P1 Q1 जो है वो राइट में मूव करे और P2 Q2 अगर लेफ्ट में मूव करे, ठीक ना, क्या कह रहा है, P1 Q1 मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं, P1 Q1 जो है अगर लेफ्ट में मूव करे और P2 Q2 राइट में मूव करे, तब बतलाओ कितना करंट इसमें होगा। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन। रॉड जैसे ही मूव करने लगा मतलब बैटरी बन गया, और क्या। समझो ये रॉड एक बैटरी है, इन दोनों का रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है, यानी ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस समझो 2 ओम हो गया। तो चलो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसी फिगर को कैसे बनाएंगे अब समझना। ये भी एक बैटरी है, भी इधर भी अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, यानी कि बोलेंगे P1 Q1 भी एक बैटरी है और P2 Q2 भी एक बैटरी है। दो ठो बैटरी, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और यहाँ एक 19 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पूछा जा रहा बतलाओ करंट क्या होगा 19 ओम में। तो पहले इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, तो ईएमएफ तो BLV है, B दिया हुआ है 1 टेस्ला, इसका लेंथ जो है, ठीक ना, दोनों का जो लेंथ है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, चलो ये मेंशन करना भूल गए थे, 4 सेंटीमीटर। तो चलो लेंथ के जगह 4 सेंटीमीटर, 4/100, और वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदले 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। तो देखो तो ईएमएफ कितना आ गया, तो देख लो 4 × 5 20 × 10⁻⁻4 वोल्ट, या कहो 2 × 10⁻⁻3 वोल्ट। यानी ये दोनों बैटरी जो है 2 × 10⁻⁻3 वोल्ट ईएमएफ का है, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ, आर का वैल्यू 2 ओम। अब बतलाओ तो ये क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ वाला चैप्टर का हो गया कि नहीं। इसमें करंट पूछा जा रहा, तुम्हारे पास दो मेथड है, एक जनरल मेथड है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो, बारी बारी से लूप में मूव कर जाओ, प्रॉब्लम बन जाएगा। नहीं तो ये दो बैटरी पैरेलल में है, और दो बैटरी पैरेलल में होता है तो दोनों को मिला करके अगर एक बैटरी में बदलना हो तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, ठीक ना, इन दोनों के बीच इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा। तो देखो जी, इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे E1/R1, तो E/R प्लस E/R, देख लो दोनों का पॉजिटिव, ऐसे आओ या ऐसे आओ, दोनों का पॉजिटिव ही मिलेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, डिवाइडेड बाई 1/R प्लस 1/R। देख लो तो ये E के इक्वल आया क्या, मतलब इफेक्टिव ईएमएफ आ गया 2 × 10⁻⁻3 वोल्ट, ठीक है ना। अब जो है दोनों को मिला के इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलल में है तो 1/R प्लस 1/R, 2/R यानी R0 हो गया R/2, और R 2 ओम है तो यानी 1 ओम। यानी माइंड में ये समझो ये दो बैटरी नहीं है, एक ही बैटरी है, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना है 2 × 10⁻⁻3 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है तो 1 ओम, और यहाँ जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 19 ओम, ठीक ना। देखो हम लोग P और Q के बीच इफेक्टिव ईएमएफ निकाले हैं, तो इस रास्ते से आओ चाहे इस रास्ते, दोनों में बैटरी का पॉजिटिव ना मिलेगा। अगर यही मान लो कि ये निगेटिव टर्मिनल होता है पॉजिटिव, तो एक के लिए प्लस लिखना होता है, दूसरे के लिए माइनस, तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाता है 0। तो खैर करंट बतलाओ क्या होगा, तो करंट होता है ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ हो गया, इतना तो समझ ही रहे हो,
करंट का फ्लो ऐसे होगा, समझो एक बैटरी है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 + 19, यानी I कितना हो गया बोलो, 2/20 10⁻³ I हो गया 1 × 10⁻⁴ एम्पियर, यही ना। तो चलिए नोट कर लिया जाए। अब देखिए इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, ठीक ना, बी पार्ट में कह रहा है कि P1 Q1 इधर भाग रहा है, तो इधर जब भागेगा V इधर B अंदर तो पॉजिटिव इधर, यानी ये बैटरी जो बनेगा ना पहले जैसा बना था उसके उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये तो उधर ही भाग रहा, तो इसलिए इस केस में बैटरी सही बना हुआ। अब बतलाओ, ईएमएफ तो वही BLV वगैरह ये सब तो सब कुछ वही है, इफेक्टिव ईएमएफ पूछेगा P और Q के बीच में, तो इधर से आएंगे तो -E/R, इधर से यहाँ आएंगे तो +E/R, नीचे तो 1/R + 1, देखो तो इफेक्टिव ईएमएफ 0 हो गया, यानी कि ये दोनों बैटरी मिल करके P और Q के बीच इफेक्टिव ईएमएफ 0 दे देगा। तो समझ ही रहे हो, एक मान लो कि ऐसा एक बैटरी बना जिसका इफेक्टिव ईएमएफ 0 है, इसका इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिर वही हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो बतलाओ तो इस 19 ओम में करंट क्या होगा, तो करंट 0 हो गया, इसमें निकालने की क्या जरूरत है, बैटरी का ईएमएफ ही 0 हो गया, ये दोनों मिलकर इफेक्टिव ईएमएफ 0 दे दिया। हाँ, दूसरा मेथड क्या है, देखो दूसरा मेथड ये है, करंट इसमें निकालना है, एक काम करो, इधर लिखो I, इधर लिखो I1, इधर I - I1, एक बार इस लूप में चलो, एक बार इस लूप में चलो, अपने आप 0 आना होगा, आ जाएगा, बात खत्म है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए क्या बोले? इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या इस 2 ओम में करंट 0 होगा, 19 ओम में निकाले, इसमें तो करंट 0 आ गया, तो देखो इसको हम अगर दूसरे तरीके से बनाते, तो दूसरे तरीका मतलब कि जो जनरल मेथड होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन, हम कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह कोई ट्रिक टेक्निक यूज नहीं करते, तब कैसे बनाते, पहले तो एक काम करो, इसको लिख लो। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम जनरल मेथड से बनाते, इसमें करंट पूछ रहा है, मान लो इसमें I करंट, जाहिर है पूरे में I हो, सपोज करो इधर I1, ये I - I1, एकदम लेमैन मेथड है, जिसको कुछ नहीं भी आता ये सब काम कर लेता है, I - I1, क्या करो, एक बार इस लूप में मूव करो और एक बार जो है ना इस लूप में मूव करो, अपने I और I1 निकलेगा, तो ठीक है। अगर हम लोग इस लूप में चलते हैं तो 19 × I × R लिखना होता है ना, + 2I1 - E = 0 है ना, 19I + 2I1 = E। चलो एक इक्वेशन आ गई, I मुझे निकालना है, चलो इसमें चलते हैं, एक बार इस लूप में चलेंगे, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ आएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव मिला तो E - 2I1, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2I - I1, और बैटरी का पॉजिटिव मिला +E = 0। देखो तो कितना आया, 2I - 2I1 - 2I1 - 4I1 है ना, E + E, 2E हो गया, उधर ले जाओ -2E, 2 से डिवाइड करो ना, I - 2I1 - E, देखो दो इक्वेशन आ गए, मुझे I का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को सिंपली ऐड कर दो ना, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दो,
ऐड कर दो और क्या। तो 2i1 तो कट जाएगा, 20i इज इक्वल टू 0 आ गया क्या। यहाँ देखो राइट हैंड साइड में ई और माइनस ई, बतलाओ i 0 हो गया कि नहीं। ऐसे भी बनाना। अगर हमको फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का नहीं याद है तो हम जनरल मेथड से बना लिए। हाँ, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ध्यान से सुनना। कोई पूछेगा कि क्या इस 2 ओम में करंट होगा कि नहीं, इस वायर में करंट होगा कि नहीं, इसमें होगा कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ होगा। अरे आई ना 0 हो गया, आई यहाँ 0 पुट भी कर दोगे तो i1 e/2 होगा कि नहीं, यानी करंट तो होगा। इस सब में करंट होगा लेकिन इधर करंट होने वाला नहीं। समझ गए। तो जनरल मेथड से चले तो ये भी पता चल गया इस सब में करंट होगा, और ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन से चले थे तो दोनों बैटरी को हटा के एक बैटरी बना लिए थे, है ना। तो आपका मर्जी जैसे फॉलो करे, दोनों तो एक ही बात है। तो ऐसा है कि हम लोग जो है बहुत सारा क्वेश्चन तो इसमें ट्राई किए, थोड़ा ड्यूरेशन बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि और भी एक जो है क्लास में इसको और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है जिसका अभी कंसेप्ट नहीं सिखाए हैं या जिसको जनरली लोग हार्ड समझता है, वो सब क्वेश्चन के लिए भी एक लेक्चर बना करके और तब हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।